डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले योगी के प्रदेश और मुनीर के देश का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तुलना दो देशों की होती है, लेकिन पाकिस्तान की तुलना भारत के एक प्रदेश से क्यों होनी चाहिए और आज ही क्यों होनी चाहिए? तो आज इसलिए क्योंकि इस समय जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है, तब भारत के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हजारों करोड़ के समझौते कर रहे हैं। मित्रों, जिन उद्योगपतियों से अपॉइंटमेंट पाने के लिए पाकिस्तान के पीएम लॉबिस्ट और एजेंसियों पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनके साथ भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ हजारों करोड़ के निवेश समझौते कर रहे हैं। मित्रों, योगी आदित्यनाथ का वीडियो ध्यान से देखिएगा। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी सिंगापुर में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ बैठक कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? रमजान के महीने में एक मुस्लिम मुल्क पर हमले की साजिश रच रहे हैं। आतंकवादियों पर एक्शन लेने के बजाय बेगुनाहों को मार रहे हैं। मित्रों, सोचिए, वर्ष 1947 में ही पाकिस्तान वजूद में आया और उसी साल भारत भी आजाद हुआ। 79 साल में भारत वहां पहुंच गया जहां से हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री निवेश का इतना बड़ा समझौता कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सालाना निवेश के करीब करीब बराबर है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, तुलना भारत और पाकिस्तान की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए हमारा एक ही प्रदेश काफी है। इसलिए आज हम भारत पाकिस्तान की तुलना नहीं, मुनीर के देश की तुलना योगी के प्रदेश से कर रहे हैं। मित्रों, भारत की कामयाबी और पाकिस्तान की बदहाली की केस स्टडी भी आने वाले समय में मैनेजमेंट संस्थानों में पढ़ाई जाएगी, ताकि भविष्य के लीडर समझ सकें कि कैसे फैसले लेकर भारत की तरह कामयाब होना है, साथ ही यह भी समझ सकें कि कैसे पाकिस्तान की तरह नाकाम होने से बचा जा सकता है। मित्रों, अब हम विस्तार से पाकिस्तान की नाकामी और भारत की कामयाबी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं बदहाली के रसातल में पहुंच चुके पाकिस्तान की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और व्हाइट नेशंस फेल नाम की बहुचर्चित पुस्तक के लेखक डोरॉन एसमोग्लू ने कहा है, सुशासन को आधार बनाकर चलने वाली राजनीतिक संस्थाएं ही आर्थिक तरक्की तय करती हैं। पाकिस्तान की नीतियों का आधार आतंकवाद है, इसलिए वहां सुशासन और आर्थिक तरक्की की बात करना ही बेमानी है। बारूदी नीति बनाने वाला पाकिस्तान एक और जंग की तैयारी कर रहा है। इस वक्त आप स्क्रीन पर मेरी बाईं तरफ अफगान सैनिकों का काफिला देख रहे हैं। यह काफिला अफगान पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर रहा है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की तैयारी चल रही है। यह तैयारी कितनी गंभीर और पाकिस्तान के लिए विध्वंसक होने वाली है, इसे समझने के लिए पहले अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने गंभीर कार्रवाई करने का निर्णय लिया तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। सोचिए, अफगानिस्तान की सरकार ऐलान कर रही है कि अब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। वही अफगानिस्तान भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का वजूद मिटाना चाहता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब से 45 घंटे पहले पाकिस्तान ने सीजफायर समझौते को तोड़ते हुए अफगानिस्तान में 7 जगहों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान की इस आतंकी कार्रवाई में 19 निर्दोष अफगानी नागरिकों की जान गई। इससे पहले भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों पर कार्रवाई का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। तब जंग में अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सैनिकों को ना भूलने वाली चोट दी थी। इस बार भी अफगानिस्तान यही बात दोहरा रहा है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। हम असली अपराधियों यानी पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को निशाना बनाते हैं। मित्रों, पश्तून मूल के लोगों के बीच एक कहावत है कि जिसकी तलवार की नोक खून से लाल है, उसके माथे पर नूर है। यानी दुश्मन का खात्मा करना पश्तूनों के लिए सम्मान की बात होती है। इसीलिए अफगानिस्तान के बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ है। अफगान कह चुके हैं कि निशाने पर पाकिस्तानी सेना होगी, यानी फेल्ड नेशन का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सीधे तौर पर अफगानिस्तान के निशाने पर है। इसीलिए आज मुनीर अपने लिए नए बंकर की तलाश में होगा। मित्रों, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुनीर बंकर में छिप गया था। जंग में पीठ दिखाना उसकी आदत है,
इसलिए आज फिर वो बंकर में छिपने की तैयारी कर रहा होगा। डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध दार्शनिक ज़ियामपाल सार्त्र ने कहा है कि हमारी पहचान और अस्तित्व हमारे फैसलों से ही बनता है। पाकिस्तान ने जैसे जैसे फैसले लिए और ले रहा है, उनसे उसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है। मित्रों, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विनाश और भारत के विकास की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया में लगाई जानी चाहिए। पिकासो जैसा कोई महान चित्रकार इन तस्वीरों की पेंटिंग बनाकर पूरी दुनिया को बता सकता है कि विनाश और विकास में क्या फर्क होता है। इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई गई तो लाखों लोग इसे देखने आएंगे और विकास और विनाश पर फर्क समझ पाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग ने कहा है, आप खाली पेट शांति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान की हकीकत यही है, जेब खाली है, पेट खाली है, इसलिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध की तैयारी हो रही है, वो भी रमजान के पवित्र महीने में। रमजान का महीना भी आम पाकिस्तानियों के लिए जंग जैसा ही है। ऐसा क्यों है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। रमजान के पवित्र महीने में पाकिस्तान में खाने पीने की वस्तुओं के दाम आसमान पर हैं। हम आपको कुछ चीजों के दाम भी बता देते हैं। पाकिस्तान में टमाटर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। टमाटर के दाम करीब 2.5 गुना बढ़ चुके हैं। आलू 70 रुपए किलो बिक रहा है। रमजान में आलू के दाम 2 गुने हो चुके हैं। प्याज के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बेसन 40% बढ़कर 320 रुपए किलो तक पहुंच गया है और सफेद चना 450 रुपए किलो तक, यानी 50% तक बढ़ोतरी। केला एक हफ्ते में 17% तक महंगा हो चुका है। बिजली 16% तक महंगी हो चुकी है। खान पान की वस्तुओं के दाम का पैटर्न समझने के लिए एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है। पाकिस्तान में यह इंडेक्स 29 हफ्ते यानी समझिए करीब 7 महीने से लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में टमाटर एक साल में 85% तक महंगा हुआ। अब सोचिए, इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में रमजान के पवित्र महीने में आम आदमी खाने के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तानी नीति नियंता इस पर ध्यान देने के बजाय जंग की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस बदहाली की तो प्रदर्शनी दुनिया भर में लगाई जानी चाहिए। मित्रों, विद्वान कहते हैं कि अंधेरे को समझने के लिए रोशनी को भी समझना होता है। इसलिए पाकिस्तान की विनाश वाली थ्योरी को समझने के लिए अब भारत की विकास वाली थ्योरी को भी समझ लेते हैं। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर युद्ध स्तर पर तैयारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। लेकिन यह तैयारी जंग के लिए नहीं है, विकास और समृद्धि के लिए है। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। विदेश दौरे पर भी उनकी वेशभूषा में कोई बदलाव नहीं है। भगवा वस्त्र पहने सीएम योगी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। मित्रों, जिन बिजनेस मीटिंग्स में फॉर्मल ड्रेस यानी कोट शर्ट पैंट टाई जरूरी समझा जाता है, वहां योगी आदित्यनाथ अपनी सनातनी पहचान भगवा वस्त्र में पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए विदेशी निवेश कर रहे हैं कि वो आमंत्रित कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ अब तक 6 बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ताओं से मुलाकात कर चुके हैं। योगी किससे और क्यों मिले, यह आपको थोड़ा विस्तार से अब बता देते हैं। टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हिंग के साथ बैठक में यूपी में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश पर बातचीत की गई। सिंगापुर सॉवरेन फंड जीईसी के सीईओ लिम चाओ कियाट के साथ यूपी में निवेश पर चर्चा की गई। ब्लैकस्टोन के अधिकारियों के साथ यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर चर्चा हुई। गूगल, डीबीएस बैंक, वर्टेक्स वेंचर्स के साथ डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक और स्टार्टअप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर सहमति बन गई। सिंगापुर एयरलाइंस इंजीनियरिंग के अधिकारियों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश में एविएशन सेक्टर में निवेश पर बात हुई। जाफा ग्रुप, ओलाम इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ कृषि में निवेश पर बातचीत हुई। सिंगापुर में सीएम योगी 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो जापान जाएंगे। जापान में 8 बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सिंगापुर में दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने निवेश के लिए 3 बड़े समझौते किए। यमुना एक्सप्रेसवे के पास थीम बेस्ड टाउनशिप के लिए 3,500 करोड़ का समझौता हुआ है। इसमें 12,000 नई नौकरियां मिलेंगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक पार्क के लिए 650 करोड़ के निवेश का समझौता हुआ है। इससे 7,500 नई नौकरियां मिलेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 40 मेगावाट के हाइपर स्केल डेटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ का निवेश समझौता हुआ है। इससे 1,500 लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी दौरे के पहले दिन सिर्फ 12 घंटे में
सीएम योगी ने 6,650 करोड़ रुपए के निवेश का समझौते किए हैं। इससे 20,000 से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये सिर्फ 12 घंटे में निवेश के लिए हुए समझौते हैं। अभी आगे और समझौते होने हैं। सुनिए अपने विकास वाले विजन को सिंगापुर में सीएम योगी ने किन शब्दों में परिभाषित किया। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। मित्रों, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि अच्छे या बुरे का चुनाव ही हमारे अस्तित्व को तय करता है। अच्छे और बुरे का यही चुनाव भारत को पाकिस्तान से अलग करता है। इसी चुनाव के कारण भारत की कहानी विकास की कहानी है, जबकि पाकिस्तान विनाश की कहानी बन गया है। मित्रों, इस विकास और विनाश की कहानी के अंतर को और विस्तार से समझने के लिए आपके साथ अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े अब शेयर करते हैं। ये आंकड़े पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के नहीं हैं। मतलब पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। बड़े ध्यान से इनको सुनिए, समझिए, और वो लोग जो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें जरूर अपनी डायरी पेन निकाल लेना चाहिए और इनको नोट करना चाहिए। पाकिस्तान में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 20,500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ का निवेश हुआ। इन आंकड़ों का फर्क समझिए। भारत के एक राज्य में एफडीआई से जितना पैसा आया, उसका 1% भी पाकिस्तान में नहीं आया। सरल शब्दों में कहें तो विदेशी निवेश के मोर्चे पर पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश का 1% भी नहीं है। तो सोचिए भारत को अगर हम उससे तुलना करेंगे तो क्या स्थिति होगी। और सुनिए, 2024-25 में पाकिस्तान की जीडीपी करीब 30 लाख करोड़ रुपए की रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब 33 लाख करोड़ रुपए रही है। यानी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही जीडीपी के मोर्चे पर पाकिस्तान से आगे है। भारत की तो, पूरे भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिछले कुछ साल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 9% से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी महज 2.4% के हिसाब से बढ़ रही है। मतलब विकास के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। 2026-27 में पाकिस्तान का कुल बजट करीब 5,70,000 करोड़ रुपए का है। वहीं उत्तर प्रदेश का बजट करीब 9,50,000 करोड़ रुपए का है। समझिए पाकिस्तान से करीब 2 गुना। 2029 से 2030 के बीच सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए की होगी। सोचिए तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कहां होगी। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जो भी हो 2030 में सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 2.5 गुना बड़ी होगी। मित्रों, सिर्फ 79 साल में हाल यह है कि जिन्ना का पाकिस्तान आज उत्तर प्रदेश से भी पीछे ही नहीं, बहुत पीछे हो गया है। सीएम योगी ने 10 से 12 घंटे में निवेश के लिए जो समझौते किए हैं, उतने निवेश का समझौता शहबाज और मुनीर की जोड़ी घूम घूम कर महीनों में नहीं कर पाई। दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद भारत और उत्तर प्रदेश क्यों बन रहा है, इसकी वजह भी सिंगापुर के उद्योगपति स्वयं बता रहे हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश को, तो विदेशी निवेशक भी बहुत आकर्षित हैं और उनसे भी और उत्तर प्रदेश की मार्केट से भी। हम लोगों ने उनके साथ बात करी है अबाउट लॉजिस्टिक पार्क। उन्होंने बोला है वो कानपुर 5 एक्सप्रेसवे आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें से कंसिडर करने के लिए हम वो ज़रूर करेंगे। और जिस तरीक़ा से ये लोग सब काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं इससे। हम ज़रूर वहाँ पे आगे और इन्वेस्ट करेंगे। सीएम योगी सिंगापुर और जापान की यात्रा के दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली कंपनियों से भी कई समझौते करेंगे।
इस समझौते से यूपी को सिलिकॉन वैली जैसा हब बनाने की कोशिश हो रही है। यूपी को एआई इनोवेशन का हब बनाने के लिए योगी सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में 62 एआई इनोवेशन हब बनाए गए हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान अब भी एआई में नहीं, टीआई यानी टेररिस्ट इंटेलिजेंस में निवेश कर रहा है। पाकिस्तान में एआई कंपनियां नहीं, नए नए आतंकवादी संगठन बन रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब चर्चा एक विशेष तस्वीर की करते हैं। सीएम योगी सिर्फ भगवा वस्त्र के कारण चर्चा में नहीं है। सिंगापुर में उन्होंने उद्योगपतियों को गिफ्ट भी दिया। इस गिफ्ट में भगवान शिव की प्रतिमा भी शामिल है। इसका वीडियो आप इस समय मेरी बाईं तरफ देख रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर ही सिंगापुर नहीं गए, वो सनातन परंपरा के प्रतिनिधि बनकर भी विदेश गए हैं। हर भारतीय पृथ्वी पर जहां भी जाता है, सनातनी परंपरा का संवाहक बनता है, सनातनी जीवन मूल्यों का प्रचार करता है। अमेरिका में भी भारतीय इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 70% हिंदुओं के पास बैचलर डिग्री या उससे उच्च शिक्षा है। दूसरे नंबर पर यहूदी समुदाय है। अमेरिका में रहने वाले 65% यहूदियों के पास बैचलर या उसके ऊपर की डिग्री है। अमेरिका में कुल 35% लोगों ने ही बैचलर डिग्री या उससे ज्यादा की पढ़ाई की। यानी कि अमेरिका में अगर आप पढ़ाई की बात करेंगे तो उस मामले में जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो सबसे ऊपर है। इस महत्व को समझिए। अमेरिका की आबादी में यहूदी समुदाय महज 2% है। यहूदी समुदाय संख्या में कम है, लेकिन सबसे प्रभावशाली समुदाय है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति तक यहूदियों का वर्चस्व है। अब सनातनियों ने पढ़ाई के मामले में यहूदियों को पीछे छोड़ दिया है। यानी अगले कुछ साल में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका में हिंदू प्रभावशाली होंगे। सरल शब्दों में कहें तो यहूदी को पीछे छोड़कर भारतवंशी अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। यही भारत की विकास गाथा है जो दुनिया भर में पढ़ाई और बताई जाती है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान आज अपने पड़ोस में मौजूद अफगान तालिबान से युद्ध लड़ रहा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले इस्लामाबाद को कमजोर कर रहे हैं।